हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया कि 10 मिनट के अंदर तुमको पूरा वर्णमाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिफिशियल का आज तक किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। बस आंख खोल के वीडियो देखना पड़ेगा, मुंह फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? तो पहला मुद्दा क्या भैया, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या? वर्णमाला मतलब वर्णमाला, सीधा मुद्दा है। ठीक है, तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, सीधी बात है। वर्ण मतलब क्या? वर्ण मतलब आ से लेके ज्ञा तक जितने भी अनाराम पढ़ते हो ये सब वर्ण ही है। जिसमें क्या होता है? जिसमें स्वर होते, व्यंजन होते, संयुक्त व्यंजन होते, सारी चीजें वो सब मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ये आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो आपको सबसे नीचे क्या मिलता है? वर्ण मिलता है। जब भी आप वर्ण कोई देखते हो, जैसे आ देखा, का देखा, तो ये सब वर्ण होते हैं। जब इनको आप लिखते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, तो ये ध्वनि कहलाते हैं। और जब आप इनको लिख देते हो, जैसे आपने लिख दिया का, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्ण। आई बात समझ में? लेकिन आप इसको लिखते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, तो ये क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। ऐसी ये सारी चीजें मैंने बता रखी, लेकिन अभी अपना मेन मुद्दा है कि 10 मिनट के अंदर वर्णमाला कंप्लीट करें, ना कि अपन बहुत ज्ञानी बने इसमें। तो मेन मुद्दा वर्णमाला पे ध्यान दो। और इधर आगे देखो, आगे क्या बताना चाह रहा हूं भैया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज आते हैं, एज इट इज। ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इनको रट लो। हो सकता है आपकी एग्जाम में आई जाए, अभी मेरे को पता है, एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले ही मुंह फाड़ते तुम वीडियो के अंदर आके। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक मतलब बोलने वाली, जिसको लिखा ना जाए, मौखा बोला जाए, ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित पूछे तो वर्ण, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, यूं नहीं बोले कि लिखित की मौखिक, सिर्फ पूछे सबसे छोटी, तो आपको क्या बताना है? वर्ण। फिर आपको ये भी नहीं कहना ध्वनि। अगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा, वो यूं बोल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। और कुछ बोलना ही नहीं अपने को, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाने से मतलब क्या? दिमाग लगा के अब तक कुछ हुआ कि जो अब होएगा। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द, मतलब भाषा के अंदर जो वर्ण होता है, शब्द होता है। ये का लिख दिया मैंने, का, इसका कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं? यहाँ पे लिख देता हूँ राधा, यहाँ पे लिख देता हूँ राम, तो इनका अर्थ है। यहाँ पे आपका नाम लिख दूं, ठीक है, तो उनका अर्थ है। तो भाषा के आधार पे अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होती है, जिसका कोई अर्थ निकले। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में आ गया, मुंह फाड़ना भाग दे, भैया कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा फिर वहां, ठीक है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो अब देखो, शब्द के आधार पे तो ये हो गई कि राम राधा, इनका अर्थ निकलता। लेकिन भावार्थ, मैं बोलूं राम स्कूल जाता है, ये एक भाव है कि पूरी बात बोली, समझ में आई। अब मैं बोलूं राम, तो तुमको क्या सोच पड़ेगी? राम मतलब क्या? राम भगवान का नाम लेता होगा। लेकिन मैं बोल दूं राम स्कूल जाता है, अच्छा सोच पड़ेगी राम ये अपना घर पे रहता है, इधर गली में, वो उस राम की बात चल रही है। आई बात समझ में? मैं बोल दूं सुरेश स्कूल जाता है, तो आप बोलोगे अच्छा ये जानवर की बात चल रही है, स्कूल भी जाता है, मेरे को आज पता चला। ऐसा सिस्टम होता है। आई बात समझ में? क्लियर? किसी का नाम सुरेश हो तो बुरा मत मानना, नहीं तो मेरे पीछे 70 लिख दौड़ दादा, मैं तो मजाक कर रहे हूँ, ठीक है। भाषा की सबसे बड़ा अंग, अब भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। वाक्य से बड़ा कुछ है क्या? वाक्य से बड़ा भाषा ही होता है, तो भाषा खुद एक अंग है क्या? नहीं, भाषा का अंग क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आती मेन मुद्दे की बात, तो इधर आओ। अब आपको दिमाग खराब उनने, भैया 56 वर्ण होते हैं कि 52 होते, 11 होते कि 2 होते, 3 होते, पूरे एक एक जुड़वा देता हूँ, इतना सब इधर उधर नहीं होगा, मत टेंशन लो। सुअर मतलब वो गली में सुअर घूमता, वो सुअर नहीं, सुअर, ठीक है। तो स्वरों की संख्या कितनी? 11। कोई ज्यादा कम बताए तो ज्यादा कम भी होती है, 13 भी होती है, लेकिन कैसे होती है वो चीजें डिटेल में जानने के लिए कोर्स में आना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि 10 मिनट में सब बता दो, ऐश्वर्य आएगा, फोटो बता दो, गर्लफ्रेंड से बात करवा दो, मुजरा करके बता दो, 10 मिनट में बेटा इतनी चीजें नहीं मिलती। 10 मिनट में जो बता पाऊंगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही बता पाऊंगा मैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44। लेकिन भैया हमने तो सुनी थी वर्ण 52 होते हैं, तो 52 होते ना, इधर बता रहे हैं। इधर यहाँ पे अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कौन से? अयोगवाह एक होता है कौन सा? अम। एक होता है कौन सा? आहा। अम मतलब अम और आहा मतलब आहा, अंगूर आहा, वो वाला सिस्टम, ठीक है। और संयुक्त अक्षर होते कितने? 4। अक्षर तिरा ज्ञा, ये जो होते हैं 4, अक्षर तिरा ज्ञा, वो 4 होते हैं। और ताड़नजात को उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं, ये होते हैं 2। आगे बताऊंगा कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो जाते हैं कितने? 52। आप जोड़ोगे 11, 33, 44, मतलब 44 के बाद 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 2 जोड़ो, तो आपके 52 हो जाते हैं। इस तरीके से पूरे अनाराम 52 होते हैं। आई बात समझ में? यूं ही नहीं होते। और कभी कभी आपको 56 भी सुनने को मिलते हैं। तो 56 कब होते हैं? जब विदेशी वर्ण फा, खा, जा और आ, इन 4 को जोड़ देते तो 56 होते हैं। लेकिन 56 पे ध्यान मत लेके जाओ तुम, ये 52 याद रखो, बहुत इतना। आई बात समझ में? ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब बात करते हैं भैया स्वर की। तो स्वर क्या सिस्टम है? स्वर की परिभाषा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये एकदम परिभाषा कहीं पे भी लिखा जाना, कोई कहते गलत है तो उसको वहीं रेपटे देना, कसम से कह रहे हो। अगर इसको कहीं ने गलत बोल दी ना तो उसको वहीं कूटना भले तुम।
मार मत देना बस जान से, नहीं तो मेरे ऊपर अलग केस होएगा कि तुम अच्छा बच्चों को उत्साहित करते हो। मैं तो कह रहा हूँ IAS बन जाओ, एक भी नहीं बन रहा, जानवर सरी सब इधर गली में पड़े पत्ती खेले क्या क्या करे, लेकिन ये बोलूंगा नहीं कि मार दो कहीं को तो मार देंगे, इतने बड़े जानवर। ठीक है, तो आ करके ये पूरे कितने 11 सुअर हैं, कितने 11। अब ये बोल के बताऊं क्या, ये तो सब बचपन से पढ़ी रहे ना अपन, आ से लेके ओ तक 11 है। अमोराहा नहीं है इसमें बेटा, अमोराहा नहीं है, याद रखना फिर बोल रहे हो। तो ये कितने टोटल 11, स्वर 11 ही है। वो दोनों क्या है, वो दोनों अयोगवा है ना कि स्वर है। ठीक है, और व्यंजन की बात हो तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन होते हैं। भैया कैसे, हमको तो बताओ। देखो ये का जो होता है ना, का बेटा, का एक्चुअल में ऐसा होता है, उसके नीचे हलंत लगा होता है, लेकिन जब इसमें आ जोड़ते हैं तब जाके ये पूरा का बनता है। ठीक है, तो कोई सा भी जो व्यंजन है स्वर के अलावा उन सब में आ जुड़ा रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? आई की घर आके बताऊं। चलो नेक्स्ट क्या भैया, व्यंजन के बाद में अब मैं आपको बता रहा हूं व्यंजन की एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 टेबल याद करवाऊंगा, एक ये और एक ये, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं करना है। मैं तुमसे बोल रहा हूं 2 पन्ने याद कर लो, 2 के अलावा तीसरा याद मत करना, लेकिन जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। इतना बड़ा आदमी खड़े खड़े जिंदा आदमी एकदम तुम्हारे सामने। तो स्थान, स्वर और व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो पहली बात ये लाइन को इधर हटा दो। अब बात करते हैं कंठ की। तो कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो का जो है, का, खा, गा, घा, डा, ये जो पूरे होते हैं ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ये व्यंजन की बात चल रही। चा वर्ण पूरा, चा, छा, जा, झा, इया पूरा तालु से बोला जाता है। तालु मतलब क्या होता है भैया? तालु मतलब ये जीवान के जस्ट ऊपर एक गुंबद जैसा जो होता है ना, गुंबद जैसा, ये आपकी जीवान है, उसके ऊपर ये गुंबद है, ये तालु होता है। तो जब आप बोलोगे तो आपकी जीवान तालु को टच करेगी, तो तालव्य होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे तालव्य। जैसे मूर्धा क्या होता है भैया? मूर्धा मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि ये मान लो ये आपके दांत है, आगे ये दांत है। ठीक है, ये आपका जीवान है और ये इधर गला है। ठीक है, तो ये तगारी का जो किनोरा होता है ना, किनोरा, तुम्हारी ये तगारी उल्टी पड़ी, इसके ऊपर जो किनोरा है ना, इसी को मूर्धा बोल देते हैं। मूर्धा मतलब मसूड़े, समझते हो? मसूड़े नहीं समझते ना तो एक काम करना, एक दिन जोर से ब्रश कर लेना, बहुत जोर से, फिर जहां से ब्लीडिंग होगी ना वही मसूड़े होते हैं। यही बात समझ में? ठीक है, तो मूर्धा टा, ठा, डा, ढा, णा, ये सब मूर्धन्य होते हैं। दंत क्या होते हैं भैया? ता, था, दा, ध, ना, ये दंत होते हैं। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि ना व्यंजन दंत है कि ओष्ठ है कि क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, ना तो दंत है, मतलब दंत से उच्चारित होता है, ना बोलते वक्त दा। और ओष्ठ, अब जैसे पा, फा, बा, भा, मा, आप होठ पकड़ के पा बोल के बताओ, होठ पकड़ लो और पा बोल के बता दो, तुम्हारे में दम हो तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पा बोलते वक्त होठ मिलेंगे ही, इसलिए इसको ओष्ठ से उच्चारित बोला जाता है। और ऐसे ये स्वर व्यंजन के लिखे हुए हैं और ये सेम टू सेम स्वर के लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? आ और बड़ा कंठ से बोला जाता है, ई और ई तालु से, ऋषि और ऋषि मूर्धा से। ये ऋषि और ऋषि का लफड़ा मैं बताऊंगा बाद में क्या है। ये बड़ी ऋषि संस्कृत में यूज होती है, छोटी ऋषि होती है सिर्फ हिंदी में। दंत, ये वाला ला भी अगर कभी पूछा जाए तो दंत से, ओष्ठ से क्या होता है? ऊ और ऊ। ठीक है, ये पूरी चीज डिटेल में मैंने कोर्स के अंदर बता रखी है। नासिक में क्या होता है भैया? नासिक में देखो ये डा, अणा, इया, ना और मा, मतलब इनके सबके लास्ट वाले व्यंजन जो होते हैं ये सब नासिक की भी होते हैं। तो आपसे माँ पूछा जाए तो माँ क्या होता है? माँ ओष्ठ भी होता है, नासिक की भी होता है। माँ ओष्ठ भी होता है, नासिक की भी होता है। आई बात समझ में? ये चीज है। उसके बाद होता है भैया कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु दोनों से। तो ए और ए ये स्वर है पूरे, ए और ए कंठ तालव्य होते हैं। ये बहुत जिसकी हिंदी बहुत तगड़ी उसको याद होते हैं, तुमको बता रहा हूं मैं यहीं पे। कंठोष्ठ मतलब ओ और ओ, ये कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं ओ और ओ। अब याद रखना, या र ल व, तो या कहां से होता है भैया? या तालु से। रा कहां से होता है? तो रा मूर्धा से होता है। ला कहां से होता है प्यारे बच्चों? ला कहां से होता है? तो ला में आप यहां से जाओ, शुद्ध मान के दंत से होता है। आई बात समझ में? दंत से होता है। उसके बाद ये क्या होता है? ये क्या होता है भैया? तो यहाँ पे जाओ तालु, तालु के बाद आ जाओ मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, तालु मूर्धा दंत, ये ऐसे सिस्टम चलता है। हा और आ का चले, ये आया क्वेश्चन एग्जाम में, तो कंठ। ठीक है, अब 10 मिनट के अंदर तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ना तो फिर कोर्स के अंदर आ जाओ, वहां तो मैंने 1 घंटे में बताया, लेकिन इतना प्यार से बताया कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है? पूछते भैया जा घोष व्यंजन है क्या? घोष व्यंजन है, तो आपको वहां बताना पड़ता है अच्छा घोष है क्या? घोष है, तो ये क्या है भैया? घोष है। ये अल्प प्राण है कि महाप्राण है? तो याद रखना, सीधा मुद्दा कुछ नहीं है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। कैसे? तो पहली लाइन, फिर ठीक है, फिर तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। तो इधर की लाइन, अभी इनको तो हटा ही दो, इनको हटा दो, अभी इनको सबको हटा दो, बस इधर की लाइन को देखो। तो पहली, तीसरी और 5वीं लाइन क्या होती है? अल्प प्राण होती है। पहली लाइन मतलब का, चा, टा, ता, पा, ये पहली लाइन, ये तीसरी लाइन और ये 5वीं लाइन पूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? अल्प प्राण होती है, मतलब जिनको बोलने में कम जान निकले शरीर की।
और दूसरी लाइन और चौथी लाइन, ये दोनों क्या होती है, मतलब दो का पहाड़ा पूरा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि भा क्या होता है, भा, तो आपको याद होने से भा, अच्छा भा तो कौन से पे आता भैया, ये नीचे आता कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आता मतलब भा महाप्राण है। भाई टेबल तो याद करनी पड़ेगी ना, आप क्या भैया जड़ी बूटी घोल के दे दे, क्या कर दे, इतना तो करनी पड़ेगा ना बेटा। ये अगर इतने आसान होता तो घर घर आईएएस होते बेटा, हर घर में आईएएस होता, तुम्हारा भैया ही 15-20 जिलों का एक साथी कलेक्टर होता। आई बात समझ में। तो ये दूसरा और चौथी लाइन ये पूरी क्या होती, महाप्राण। पहली तीसरी और चौथी लाइन क्या, पहली तीसरी और पांचवी लाइन क्या होती है, अल्पप्राण होती है। और याद रखना इधर घोष अघोष में कि पहले की जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन का और खा वाली दोनों लाइन जो पूरी है, ये पूरी क्या होती है, अघोष होती है। और सघोष में क्या होता है, इसके बाद जितनी भी यहां तक आती है, मतलब गा वाली, घा वाली और डा वाली, ये सब क्या होती है, ये सब घोष होती है। और घोष को क्या बोला जाता है, सघोष भी बोला जाता है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर। तो ये यहां तक सघोष होता है। अब रही बात इन दोनों तीनों की, तो इधर देखना, इधर ये वाली टेबल में कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। एक काम करो, मैं इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं आए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को तो वो हिंदी के कोर्स के अंदर मिल जाएगी, वो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड करना, वहां से पीडीएफ भी मिल जाएगी। महाप्राण या सा ये तीनों महाप्राण होते हैं। या र ल व, तो यहाँ पे या र और ला ये अल्प प्राण होते हैं, ये घोष और ये अघोष होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर इसको आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फुर्ती से रोक के ले लिया, चलो ठीक है। अब ये क्या है भैया, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो मैं इतना स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 10 मिनट के अंदर खत्म करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये स्वर लिखे हैं, ये लिखे हैं, लेकिन मेन मुद्दे की चीज यहाँ के अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या र ल व, बस इतना याद रख लो, बहुत है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा और हा, ये कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन अक्ष, तिर, ज्ञा और स्र। अक्ष किन किन से मिलकर बनता है, का और सा से, त्र, ता और रा से मिलकर बनता है, ज्ञा, जा और यहाँ से, स्र, सा और रा से मिलकर बनता है। आई बात समझ में। मैं तुमसे बोल रहा था ना उच्छिष्ट ताड़नजात व्यंजन, तो डा और ढा ये दोनों होते हैं, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, डा अल्प प्राण और सघोष होता है, ढा महाप्राण और सघोष होता है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बता देना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस टाइप की पूरी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं लगभग। अब बात करते हैं अपन इस चीज की भैया कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, ये मैंने आपको सिर्फ व्यंजन के बताएं, कोई भी व्यक्ति हिंदी पूरी डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहे तो ये मैंने बहुत स्पीड में बताया आपको। ऐसे बहुत सारे फैक्ट और ऐसा है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूरी हिंदी पढ़ाइए, 8वीं से लेकर आईएएस तक, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी के कोर्स से आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए पूरी चीजें ट्रिक से, हर एक चीज में याद करवा रहा हूं, वहां पे ट्रिक से, पूरी चीजें ट्रिक से बता रहा हूं। तो ट्रिक सबसे मेन मुद्दा वहां पे, तो ट्रिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक एग्जाम की, कोई से भी एक एग्जाम की, मतलब आपको एक वनडे की एग्जाम की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। कोर्स की प्राइस ये लिखी हुई है, लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे 10 मिनट के अंदर खत्म करवाना था, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाया। बाकी आपकी हिंदी बहुत कमजोर है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप यहां जाओ, आपका अगर पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आपकी हिंदी कमजोर हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मैं इतना दावा कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है। पूरी बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ाई, कोई सी एग्जाम में बैठ जाना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। लिंक के डिस्क्रिप्शन में अगर आना हो तो मोस्ट वेलकम। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टल जाओ।